हेलो एंड वेलकम टू डिसाइफर डायनेमिक्स। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम जनवरी 2021 का पार्ट 6 to 10 कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है मॉनसून मॉडल्स। कैसे फोरकास्टिंग की जाती है मॉनसून की। जैसा कि आप जानते हैं जून में साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में इंटर करता है, तो उसकी ओवरऑल स्टडी के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है, उसके द्वारा कुछ मॉडल के थ्रू स्टडी की जाती है, जिसमें दो डायनेमिकल मॉडल है और एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएमडी ने जो फोरकास्ट किया वो नॉर्मल मॉनसून करा था। तो इसका नॉर्मल का मीनिंग क्या है यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्मल implies that the country will get 96 to 104% of the 88 centimeter that it gets from June to September। तो यहाँ पर जो 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये लॉन्ग पीरियड एवरेज है। लास्ट 50 ईयर 1961 से 2010 तक एक एवरेज लिया हुआ है जो है 88 सेंटीमीटर। तो इसी को रेफरेंस रखते हुए कंपेयर करते हैं कि एक्सेस रेनफॉल हुआ है, डेफिशिएंट है, नॉर्मल है। यहाँ आईएमडी के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन देखते हैं। नॉर्मल हम देख चुके हैं 96 to 104% ऑफ एलपीए। एलपीए मीन्स 88 सेंटीमीटर। बिलो नॉर्मल कब होगा? जब 90 to 96% ऑफ एलपीए। अबव नॉर्मल कब होगा? जब 104 to 110% एंड डेफिशिएंट जब 90% से कम हो जाए। आईएमडी ने 1 अक्टूबर 2021 को प्रेस रिलीज किया, जिसमें बताया गया कि साउथ वेस्ट मॉनसून सीजनल रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर फॉर कंट्री एज ए होल हैज बीन नॉर्मल। तो एक्चुअल कितना हुआ है? 87 सेंटीमीटर, जो एलपीए 88 सेंटीमीटर का 99% है। तो आप कह सकते हैं 99% 96 से 104% के बीच है। इट मींस मॉनसून कैसा रहा? नॉर्मल। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आईएमडी से रिलेटेड कुछ अपडेट दी हुई थी, मैंने यहाँ पर ऐड की है, आप देख सकते हैं। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। IMD has developed mobile app मौसम for weather forecasting। इट मीन्स मौसम एप्लीकेशन है वो वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, जो बताता है आपको कि आने वाले 2 से 3 दिन में कहाँ पर कैसा मौसम रहेगा। देन मेघदूत है जो एग्रोमेट एडवाइजरी, इट मीन्स कि ये फार्मर्स के लिए है स्पेशली। एंड थर्ड वन है दामिनी, जो बताता है लाइटनिंग अलर्ट। जैसे कि आप जानते हैं बिहार उड़ीसा एरिया में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है, तो स्पेशली कॉमन पीपल के लिए दामिनी एप्लीकेशन है जो लाइटनिंग अलर्ट बताता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैरिज एज टास्क फोर्स। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं एट प्रेजेंट अभी गर्ल्स के लिए मैरिज एज 18 ईयर्स है। तो ये टास्क फोर्स जो हेड करी थी जया जेटली जी ने, इन्होंने इसमें कहा कि इसको 21 ईयर्स कर देना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए आपको इतना ही याद रखना है, मैरिज एज टास्क फोर्स किसके द्वारा हेड की गई है? जय जेटली जी। अभी हमने मैरिज एज के बारे में देखा। एक इंपॉर्टेंट एक्ट है मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875, जिसमें बताया गया है कि एवरी पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया शेल अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स। इसमें कहीं भी मैरिज एज के बारे में नहीं कहा गया है। आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। प्रीलिम्स में कई बार कुछ स्टेटमेंट आ सकते हैं जहां पर आपको कंफ्यूज कर दिया जाए कि मेजोरिटी एक्ट में मैरिज एज डिफाइंड है। नहीं, ये एक जेंडर न्यूट्रल है। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइस। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 4 में नोटिफाइड किया हुआ है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टर्टल्स और टॉर्टोइज में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉर्टोइज में जो मेनली लैंड पर चलते हैं और टर्टल्स जनरली सी में रहते हैं।
तो कुछ जैसा अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, शेड्यूल 4 के बारे में बात करी, कुछ टर्टल्स शेड्यूल 1 में भी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, उनके नाम देख लेते हैं। एशियन जाइंट सॉफ्ट शेल टर्टल, टेरापिन, इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, ऑलिव रिडली मोस्ट फेमस, आप जानते हैं इसमें उड़ीसा, मेनली उड़ीसा में ही आते हैं। एंड फिफ्थ स्पॉटेड ब्लैक टेरापिन। तो ये 4 से 5 टर्टल्स के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, जो शेड्यूल 1 में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक केक की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था आर्टिकल 292 और 293 के बारे में, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। जनरली जो भी बोरोइंग होती है बाय द स्टेट, तो उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर दिए हुए हैं, कुछ प्रोविजन है, तो हम देख लेते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्टिकल 292 और 293 में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। आर्टिकल 292 डील करता है स्पेशली सेंटर की बोरोइंग से, एंड आर्टिकल 293 डील करता है स्टेट की बोरोइंग से। आर्टिकल 293 में कुछ क्लॉज दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द सेंटर फॉर रेजिंग फ्रेश लोन्स इन केस दे आर इंडेटेड टू द लेटर। इट मीन्स यदि कुछ प्रीवियस लोन रह चुका है और ज्यादा बर्डन हो गया है स्टेट के ऊपर लोन का, तो उसके लिए उसको यदि फ्रेश लोन लेना है तो उसमें सेंटर की परमिशन लगती है। नेक्स्ट टॉपिक चार धाम से रिलेटेड है। पंचप्रयाग उत्तराखंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर निकलती है, और आपको याद रखना है अलकनंदा रिवर पे ही सारे प्रयाग बनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट धौली गंगा रिवर आती है और अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। सेकंड नंदाकिनी रिवर आती है, अलकनंदा मिलती है नंद प्रयाग। थर्ड कर्ण प्रयाग बनता है जब पिंडर गंगा और अलकनंदा मिलते हैं। ऐसे ही रुद्र प्रयाग जब मंदाकिनी जो केदारनाथ से आती है और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग बनता है। और गंगोत्री से आने वाली भगीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग बनता है। इसके बाद ही भगीरथी को गंगा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट कि इनका ऑर्डर क्या है, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। जैसे फर्स्ट यहाँ यमुनोत्री है जिससे यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है। और इनसे कौन सी रिवर निकलती है और रिवर्स कौन कौन सी रिवर मिलके कौन सा प्रयाग बनाती है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट मींस कि एनटीसीए हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 38L ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आती है, इसलिए क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसको हेड कौन करता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज। एनटीसीए के साथ साथ आपको देखना है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द एसटीपीएफ हैज बीन मेड ऑपरेशनल इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, आसाम। आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पर जो स्पेशली दिए हुए हैं। और सेकंड कि प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आने वाले हम स्टैटिक पार्ट में इन सबको डिटेल में कवर करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लॉयंस, ये सब हम स्टैटिक पार्ट इकोलॉजी में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है इंडियन पार्लियामेंट से, स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा में कुछ क्वेश्चन और जीरो और का प्रोसीजर होता है। क्वेश्चन और में क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चंस of minister and hold them accountable for the functioning of their ministries. It means कि जो अपोजिशन, स्पेशली जो अपोजिशन के मेंबर होते हैं, एमपी होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में जो मिनिस्टर होते हैं वो ओरल आंसर देते हैं, और उस आंसर को फॉलो करते हुए जो जिसने क्वेश्चन पूछे हैं
एमपीज वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? रिटर्न आंसर होते हैं उनके, इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। थर्ड, कुछ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर भी ओरली दिया हुआ होता है। जनरली इसमें 10 डेज का नोटिस दिया जाता है एडवांस में कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि जीरो और कहीं भी मेंशन नहीं है रूल ऑफ प्रोसीजर में। इट मीन्स कि जो बिजनेस अलोकेशन होता है, जो रूल बुक होती है, उसमें कहीं भी जीरो और के बारे में नहीं हुआ है। ये एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, जबकि क्वेश्चन और के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें याद रखना है, पराक्रम दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आप देख सकते हैं 125th एनिवर्सरी भी हुई थी इस बार, तो पराक्रम दिवस एनुअली अब सेलिब्रेट किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बने थे 1938 में हरिपुरा सेशन। हरिपुरा जनरली नहीं पता होता, ये एक सूरत के पास है गुजरात में। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज कौन करता है? नीति आयोग, जो कि सेकेंड एडिशन था। फर्स्ट एडिशन अक्टूबर 2019 में पब्लिश हुआ था। नीति आयोग के साथ में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इन दोनों ने मिलके इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बनाया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसको फर्स्ट पोजीशन मिली। कर्नाटका ने टॉप करा है इसमें। कुछ इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स होते हैं। द इनोवेशन इनपुट्स वर मेजर्ड थ्रू 5 इनेबलर्स पैरामीटर है। इनपुट कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं? ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। और कुछ आउटपुट है, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फर्स्ट तो यही याद रखने, इनपुट और आउटपुट। सेकंड, मेजर स्टेट जिन्होंने टॉप करा है, कर्नाटका फर्स्ट पे, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड वन तमिलनाडु, और बॉटम में बिहार, छत्तीसगढ़। इसमें आप देख सकते हैं स्पेशली साउथ से टॉप 5 में से 4 स्टेट साउथ के हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है एंड इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये आपको याद रखना है। और 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। न्यूज में क्यों रहा था ये? क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स की बात हुई थी, तब कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182 भी न्यूज में आए थे, जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है कि कैसे फाइट करना है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो आपको याद रखना है कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182। प्लेसेस इन न्यूज में हम ब्राजील को देख रहे हैं। इसमें डिटेल में हम कवर नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि सारी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है साउथ अमेरिका में, एक्सेप्ट इक्वाडोर और चिले। इन दो कंट्रीज से बॉर्डर शेयर नहीं करता है ब्राजील। आने वाले हम ज्योग्राफी सेक्शन में कंट्रीज और कंटिनेंट वाइज कवर करेंगे, तब हम ब्राजील को डिटेल में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि जैसे अटलांटिक ओशियन कहाँ पर है इसके, और कौन कौन सी मेजर सिटीज हैं, कौन सी रिवर है, और स्पेशली कंट्रीज कौन कौन सी इससे टच होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ब्राजील से रिलेटेड याद रखना है, वो है इसकी रामसर साइट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामसर वेटलैंड पेंटानेल है, जो साउथ ब्राजील में है। और सेकंड, आपको एक फोर्टेलेजा सिटी याद रखना है, क्यों फेमस है? यहाँ पर ब्रिक्स समिट 2014 हुई थी, इसको फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन कहा जाता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका यहाँ पर समिट हुई, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश ड्रॉट के बारे में बताया हुआ है इस आर्टिकल में,
जिसमें कहा गया है इन 1979 इंडिया फेस्ड ए सीवियर फ्लैश ड्रॉट। तो ये फ्लैश ड्रॉट है क्या? जैसा कि आप जानते हैं एक नॉर्मल ड्रॉट में सॉइल का मॉइस्चर खत्म होता है धीरे धीरे, लेकिन इन केस ऑफ द फ्लैश ड्रॉट सॉइल मॉइस्चर डिप्लीटिंग रैपिडली। ये आपको याद रखना है कि विद इन वीक में, विद इन वीक और 2 वीक में पूरा मॉइस्चर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन क्लाइमेट फंड। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है किसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकंड इसका स्टेबलाइज हुआ ये 2010 में। जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जहां पर ईयर चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे सपोज करिए 2010 की जगह 1992 कर दिया जाए, कुछ स्पेशल ईयर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। सो आपको यहाँ पर याद रखना है इस फाइनेंशियल मैकेनिज्म के थ्रू एडेप्टेशन और मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, स्पेशली क्लाइमेट चेंज होने के कारण हम किस चीज को अडेप्ट करना है, क्या मिटिगेट करना है, उसके लिए एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया हुआ है जो साउथ कोरिया में बेस्ड है। सेकेंड आपको याद रखना है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये दोनों सिमिलर है नाम से, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो ग्रीन क्लाइमेट फंड है और ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है जो 1992 में बना था। स्पेशली 1992 किसके लिए फेमस है? रियो अर्थ समिट के लिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जीईएफ सर्व एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग। कुछ कन्वेंशन हैं उनके लिए ये वर्क करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। फर्स्ट आपको याद रखना है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड मिनमाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। तो आपको 5 कन्वेंशन याद रखने हैं जिस जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड करता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बताया हुआ था, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आता है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर बना था 1916 में, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। मास्ड फिनफुट एंड बफी फिश ऑल। जनरली क्या होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है। प्रीलिम्स 2020 में एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताया हुआ था कुछ बर्ड्स के बारे में, और नीचे ऑप्शन दिए थे कि ये बर्ड है, रेप्टाइल है, इस टाइप से। तो आपको याद रखना है मास्ड फिनफुट एंड बफी फिश ऑल क्या है? बर्ड से। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इट इज ए इंडियाज बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी बॉर्डर पर? पाकिस्तान और बांग्लादेश, 2 कंट्री आपको याद रखना है। साथ ही साथ इट इज ए वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया। आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कारगिल रिव्यू कमेटी जो के सुब्रमण्यम ने हेड करी थी, उन्होंने बताया था वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी के बारे में, और साथ में बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे करना है। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी जो के सुब्रमण्यम और कारगिल रिव्यू कमेटी में थी। बीएसएफ के बारे में जैसा अभी हमने देखा, ये वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है अंडर एमएचए। तो प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है बीएसएफ आल्सो स्पेशलाइज्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ। नेक्स्ट स्मॉल पॉइंट आपको याद रखना है एम सेंट्स क्या होते हैं? एम सेंट्स हार्ड ग्रेनाइट स्टोन है जो राजस्थान में मिला है। इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने परमिशन दी है सब्स्टिट्यूट फॉर रिवर सेंट के बारे में। तो आपको याद रखना है किससे बनता है? हार्ड ग्रेनाइट स्टोन से, एम सेंट्स और मैन्युफैक्चर्ड सेंट। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पेंगोलिन से रिलेटेड है। आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट इसका आईयूसीएन स्टेटस जो कि इंडेंजर्ड है, और ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। इट मींस इसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है। नेक्स्ट न्यूज ग्रीन टेक से रिलेटेड है।
फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको प्रपोज किया था। इसमें क्या बातें की गई थी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स older than 8 year could be charged green tax at the time of renewal of fitness certificate at the rate of 10 to 25% of road tax। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके डेटा ईयर्स याद रखने हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए 8 ईयर है और पर्सनल व्हीकल्स के लिए 15 ईयर्स की बात की गई है। सो इसमें इंपॉर्टेंट और पॉइंट क्या दिए हुए हम देख लेते हैं। It is estimated that commercial vehicles, which constitute about 5% of total vehicle fleet, contribute about 65 to 70% of total vehicular pollution। ये आपको मेंस में भी काम आ सकता है इस टाइप के पॉइंट। तो क्यों ग्रीन टैक्स इंपॉर्टेंट है, क्यों जो व्हीकल ज्यादा पॉल्यूट करे उन पर टैक्स लगाना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज एकाम्र क्षेत्र से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि एकाम्र क्षेत्र क्या है। ये एक टेम्पल सिटी ऑफ भुवनेश्वर, इसी को एकाम्र क्षेत्र कहा जाता है, जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है। एकाम्र क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है लिंगराज टेम्पल। इसमें आपको पता होना चाहिए इट वॉज बिल्ड बाय द किंग जजाति केसरी इन 10th सेंचुरी एंड कंप्लीटेड बाय किंग ललितेंदु केसरी इन 11th सेंचुरी। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये कौन सी डायनेस्टी से थे, सोमवंशी, और उसके बाद में कुछ गंगा रूलर्स भी आए थे जिन्होंने इसको कंप्लीट कराया। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसको किसने पब्लिश करा है। इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-21 का हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, उसमें बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स की बात की गई थी। उसमें बताया गया कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स रेंज बिटवीन 0 and 1, where 1 represent the best access to the quality of housing, kitchen toilet, drinking water, waste discharge facility, clean cooking fuel and disease free environment। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे इसमें कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स किसने पब्लिश करा, इकोनॉमिक सर्वे ने। सेकंड, इसकी रेंज क्या है, 0 to 1, और आप मैप में देख सकते हैं कि किस स्टेट को क्या पॉइंट मिले हैं। और साथ ही साथ इसमें एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि 2012 के कंपेयर में 2018 में कितना इम्प्रूव हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पहले 2012 में 0.5 से बिलो काफी सारे स्टेट थे, अब कुछ ही स्टेट रह गए 0.5 से बिलो। तो अल्टीमेट इसमें क्या बताया है कि इम्प्रूव्ड एंड इक्विटेबल एक्सेस क्या हुआ है टू बेयर नेसेसिटीज, जो बेसिक नीड्स है वो कितने % लोगों के पास पहुंच रही है, इसके बारे में इसमें बताया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल। प्रो साइक्लिकल में कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, रिसेशन के टाइम पर एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं और टैक्स बढ़ा देते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है कॉमन पीपल को, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर ही कम हो जाएगा और टैक्स बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बर्डन बढ़ेगा। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी होती है, जिसमें रिसेशन के टाइम पर गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाती है मार्केट में और टैक्स को कम करते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं एक्सपांशन के केस में इसका अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पर आउटकम्स दिए हुए हैं कि प्रो साइक्लिकल में रिसेशन और डीपन हो जाता है और काउंटर साइक्लिकल में सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आर्टिकल 87 में बताया जाता है कि दो इंस्टेंस पर, इसे दो मौके आते हैं जब प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देते हैं दोनों हाउस को, जिसमें फर्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन और सेकेंड इंटेंस है फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। आर्टिकल 87 किससे रिलेटेड है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यहाँ बताया हुआ है। यहाँ पर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में
आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं। ओरिजिनली ये फंडामेंटली ड्यूटी 10 थी, जो अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुकी हैं। इसकी हिस्ट्री क्या थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको ऐड किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना जो प्रीलिम्स में आ सकता है, यह है नॉन जस्टिसिएबल। इट मीन्स जैसे फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीस में आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये एक नॉन जस्टिसिएबल है। नेक्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ बात हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस स्लाइड में याद रखना है कि इसका एरिया कितना कवर होता है। जनरली हम नेशनल पार्क सेंचुरी के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन किस स्टेट में कितना कवर होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, अराउंड 2500 स्क्वायर किलोमीटर। देन केरला में अराउंड 1500 स्क्वायर किलोमीटर, और सेम एरिया इन कर्नाटका। तो आपको ये पॉइंट तो पता ही होना चाहिए कि कितना एरिया कवर होता है। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांडीपुर नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में कवर करेंगे, स्पेशली इन स्टैटिक पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ।